हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। देखिएगा, मन्नापुरम फाइनेंस का जो शेयर है, इसने एक खरे सोने की तरह जो है रिटर्न्स दी हैं अपने शेयर होल्डर्स के। लेकिन अभी जो है इस क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें थी सभी के सभी इन्वेस्टर्स को कि ये जो शेयर्स है एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देगा। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये जो मन्नापुरम फाइनेंस है, इसका जो मेजर बिजनेस है वो गोल्ड फाइनेंस के अंदर है। छोटा सा बिजनेस इनका माइक्रो फाइनेंस का भी है, लेकिन जो सबसे मेन बिजनेस है वो वास्तव में गोल्ड लोन का ही है। अब गोल्ड लोन का बिजनेस कैसे काम करता है, आप ध्यान से समझिएगा। जनरली ये गोल्ड लोन के अंदर जो भी इनके पास पार्टीज आती हैं, तो उनको जिनको भी लोन लेना है वो गोल्ड इनको जाके गिरवी रखती हैं। जैसे ही ये लोग गिरवी के लिए जो है प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग बड़ी इजीली हो जाती है। यानी कि करीबन आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस कर देते हैं और लोन को गिरवी कर देते हैं और जो है लोन जो है बांट देते हैं अपने क्लाइंट को। उनको जो ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं नॉर्मली, अगर इफेक्टिवली अगर हम बात करें, तो पर एनम जो है 15 से 20% के बीच में आता है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग फीस, या इससे भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। तो जनरली ये बिजनेस कैसे करते हैं? जनरली ये बैंक से या खुद अपने जो एनसीडीज हैं उनके थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, जहां पर कि इनकी कॉस्ट 8 से 10% आती है पर एनम, और जो ये पैसा बांटते हैं वहां पे 15 से 20% इनको जो है रिटर्न्स मिलती है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 6-7% के आराम से ये मैनेज कर लेते हैं। अब इनके पास एक सबसे खास बात यह है कि गोल्ड भी सिक्योरिटी के रूप में है। तो जो बाकी अनसिक्योर्ड के जो लेंडर्स हैं उनके मुकाबले में इनके पास सुरक्षा रहती है। और यहाँ पे मार्केट में जो है दो दिग्गज प्लेयर्स हैं, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। और इसके अलावा जो आईआईएफएल गोल्ड लोन है वो भी काफी जो है आज की डेट में बढ़ने लग रहा है। और इस तरीके से और जो बाकी फाइनेंस कंपनीज है वो भी अपने एक गोल्ड का पोर्टफोलियो बढ़ाती जा रही है। लेकिन जो मेजर प्लेयर्स हैं वो मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस है। तो देखिएगा, मन्नापुरम फाइनेंस जो है वो इस तरीके से लोन देती है कि जो है सुरक्षा उसके पास रहे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि 85% से ज्यादा पैसा उधार नहीं देते हैं। तो अगर मान लीजिए गोल्ड 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए का 85,000 देते हैं, उसमें से भी कुछ प्रोसेसिंग फीस। तो इफेक्टिवली 82-83% पैसा ही ये कस्टमर को देते हैं। और जो ब्याज है वो जो है रेगुलरली देते हैं। तो कुछ में जो है डेली बेसिस पे इनका इंटरेस्ट होता है, कुछ में जो है इनके मंथली प्लान होते हैं। तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है जो इनके अकाउंट के अंदर ही ये जो है जो लोन अकाउंट है उसी में ये डेबिट भी मार लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गोल्ड की कीमत के हिसाब से जो लिमिट है वो भी ऊपर या नीचे होती रहती है। मान लीजिए गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो आपको एक एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा, और अगर गोल्ड के प्राइस कम हो गए तो आपका जो है लोन अमाउंट घटा देते हैं। लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि इस बिजनेस में रिस्क क्या है। इस बिजनेस में बहुत ही जो है रिस्क जो है कम भी है, और जो है बस एक रिस्क को छोड़ दें तो वो सबसे मोटा रिस्क है। बाकी जो है रिस्क इसमें है नहीं, क्योंकि सारा पैसा सिक्योरिटी में है, खरा सोना आपके पास है, और उसी से जो है ये अपना बिजनेस जो है आज तक बढ़ा पाए हैं। अब इनका जो रिस्क है वो क्या है? अगर गोल्ड के प्राइसेस किसी भी समय 15% या 20% गिर जाएं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मतलब मान लीजिएगा 1 महीने के दौरान, तो ये जो इन्होंने जो लोन्स दिया हुआ है वो लोन के अंदर डिफॉल्ट हो जाएंगे और ये पूरी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। जनरली जो इनके डिफॉल्टर्स होते हैं उनका ये गोल्ड जो है मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। तो जब अच्छा समय होता है, गोल्ड के प्राइसेस सही चल रहे होते हैं और इनकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो इनके पास जो है 100% होती है, लोन 80 to 85% होता है, तो इनको कभी कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि अगर वो मार्केट में भी जाके सेल करते हैं तो 5% तक का जो है डिस्काउंट या ऑप्शन के अंदर ये सेल करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये काफी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क क्या है कि जो है एक तो एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के रिस्क तो रहते ही रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि गोल्ड के प्राइस अगर रातों रात गिर गए तो देखिए कि कंपनियां बहुत संकट में आ जाती हैं। इसलिए ऐसी कंपनीज के जो पी वैल्यूएशन है वो ऊपर की तरफ नहीं मिलते। और आप याद करिएगा, जब पिछले 3 महीने से जो मैं आपको एक ही बात बोलता जा रहा हूं कि एनबीएफसी के अंदर देखिएगा रिस्क है, एक्सेप्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में। हर बार यही बात आपके साथ बोलता हूं कि गोल्ड फाइनेंस। तो अभी देखिएगा, जो हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने जो है एक मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि सर मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो आप जो है शेयर करिए। तो ये जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये मन्नापुरम फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी बात करूंगा। इसके जो कंपिटिटिव हैं या जो कंपिटिटर्स हैं, यानी कि जिसको पीयर एनालिसिस कहते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो जो इसको कंपिटिटिव एडवांटेज है आज इसके शोल्डर्स को, वो हम बात करेंगे आपको इस वीडियो के साथ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि ये जो शेयर प्राइस है इसका, वो करीबन 150 रुपए के आसपास चल रहा है। 2 दिन पहले इसके रिजल्ट आए और उसके बाद शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने के लिए मिली।
तो ऊपर के प्राइस से करेक्ट हो गया। देखिएगा उम्मीदें क्या थी, उम्मीदें बहुत बेहतरीन थी। बेहतरीन उम्मीदें क्या थी कि ये जो है अपना जो ईपीएस है शायद डबल भी कर दे। और डबल कैसे कर दे, ईयर ऑन ईयर की बात हो रही थी कि डबल कैसे कर देगा, क्योंकि देखिएगा जब लोग संकट में हैं, कोविड की सिचुएशन है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, लोगों के धंधे बंद है, तो जो साउथ इंडिया के अंदर जबरदस्त इनकी प्रेजेंस है, हालांकि अब तो नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी प्रेजेंस है, तो ये जो लोग फंसे हुए हैं संकट में वो अपना गोल्ड लेके आएंगे इनके पास और ये लोग जो है फाइनेंस करेंगे। हालांकि इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, बट मैंने आपको बात बोली कि मुथूट फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है, और अगर सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस की करेंगे। तो इस तरीके से ये जो फाइनेंस का जो बिजनेस है, इन फाइनेंस के बिजनेस के अंदर इनको जो है एक एडवांटेज ये रहता है कि सिक्योरिटी रहती है। तो यहां पे ऐसा लग रहा था कि इस समस्या को जैसे ही गहराएगी तो ये जो लोग हैं बहुत अच्छी जो है लोन बुक जो इनकी होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रो करेंगे। देखिए अगर लोन बुक की बात करें तो अभी भी जो है ये करीबन 25% की रेट से ग्रो किए ईयर ऑन ईयर, लेकिन मार्च में तो है लॉकडाउन हो गया था और संकट था उस समय, तो उस समय जितना बिजनेस था उससे कम हो गया बिजनेस। तो मार्च 30 वाला जो क्वार्टर, मार्च 20 वाला जो क्वार्टर था वो वास्तव में इनके लिए बेहतरीन था इससे। इसलिए देखिएगा यहाँ पे अगर टोटल इनकम की बात करें इनके बिजनेस में तो घटती हुई नजर आई। और घटती हुई नजर कैसे आई, क्योंकि इनकी लोन बुक छोटी हो गई। तो जहां 1471 करोड़ के प्रॉफिट थे वहां पर 1458 करोड़ के जो है प्रॉफिट आपको नजर आए। इसी तरीके से जो बाकी इनकम है वो फीस बेस्ड इनकम से तो मैं पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। तो जो टोटल इनकम है वो 18.15 से घटकर 1516 हो गया। देखिएगा प्रोसेसिंग फीस कम मिली है तो देखिएगा अदर इनकम का कंपोनेंट भी आपको कम नजर आ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन एक सीधी सी बात ये कि इनको जो फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उसमें जो है लॉस नहीं हुआ। फाइनेंस की कॉस्ट है 566, उसके बाद 3.72, कुछ इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास है। देखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एनसीडी वगैरह जो होती है, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइबिलिटीज भी होती हैं वो उनके अंदर भी जो है इनको जो इंटरेस्ट की कंपोनेंट की वजह से जो चेंज होता है वो भी कंसिडर करना पड़ता है। एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंस इनके रिड्यूस होते हुए नजर आए, क्योंकि जो एजेंट वगैरह थे अगर उन्होंने फाइनेंस दिया ही नहीं तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो लॉकडाउन के अंदर एम्प्लॉय गया नहीं तो वहां पर इनकी कॉस्ट घटती हुई नजर आई। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन घटता हुआ और यहाँ पर भी 20% देखिएगा आपको अदर एक्सपेंसिव भी रिड्यूस होते हुए नजर आए। 492.29 ये है रहा प्रॉफिट, और जो कि 534 था पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पर करंट टैक्स की फिगर्स जो है प्रोपोर्शनेटली रहती है तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। और ओनर्स जो है उनको यहाँ पर जो है यानी कि ओनर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या मिला, उनको मिला 4.35 की ईपीएस, जो पिछले क्वार्टर में थी 4.72। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनकी जो ईपीएस है वो करीबन 6 रुपये कम से कम आएगी, तो जो पिछले क्वार्टर से जो है डबल होती हुई नजर आएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और वो हुआ नहीं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने शेयर की कर दी पिटाई। तो ये जो शेयर की पिटाई का कारण रहा वो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा तो ये गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वहां से रेवेन्यू बढ़े, लेकिन माइक्रो फाइनेंस ने देखिए कमर तोड़ दी। और माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में अगर रिजल्ट की बात करें तो जहां पे 74 करोड़ का लॉस था पिछले प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में लॉस आ गया। तो पूरा बिजनेस कहां से हुआ, माइक्रो फाइनेंस से। गोल्ड आज भी गोल्ड है, खरा सोना है, अल्टीमेटली उस बिजनेस के अंदर इनको प्रॉफिट हुआ। और यहां पर देखिएगा गोल्ड का जो फाइनेंस बिजनेस है वहां पर तो इन्होंने देखिएगा प्रॉफिट जो है 10% से बढ़ा भी दिया। तो अल्टीमेटली गोल्ड फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी माइक्रो फाइनेंस में, वहां पर जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ती हुई नजर आई। ये जो भी रिजल्ट मैंने एनालिसिस आपके साथ किए कंसोलिडेटेड बेसिस पे थे। अब मैं बात करूंगा आगे, आगे बात करते हैं। देखिएगा ये जो कंपनी है ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर अगर हम बात करें तो 13396 के जो है मार्केट कैप के ऊपर ये कंपनी जो है आपको मिल रही है। उसके बाद देखिएगा बुक वैल्यू शेयर्स के भी 63 है। तो देखिएगा ऐसी कंपनियां जो एनबीएफसी स्पेस के अंदर इनका बिजनेस है पैसा उधार लेना उधार देना, तो अल्टीमेटली प्राइस टू बुक वैल्यू से जब ये डबल या ट्रिपल होने लगती हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिस्क बढ़ने लगते हैं, और जब ऐसी ग्रोथ ये नहीं दे पाते हैं तो ऐसे शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और ऐसा हुआ भी इसके 2 दिन के दौरान। अब देखिएगा स्टॉक की पी अभी भी देखिएगा 9.71 है। पी के मामले में आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत महंगी वैल्यूएशन है, बट एनबीएफसी की जो वैल्यूएशन है वो नीचे की तरफ ही होती हैं, एक्सेप्ट बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करता है, उसके बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अब ये देखिएगा इसकी जो पी रेशियोज अगर आप पिछले 5 साल के दौरान देखें इसकी पी रेशियो, तो मैं उसमें से भी 3 साल ले रहा हूं आपको, तो 3 साल का मतलब है कि 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि किन पी रेशियो के आसपास ही चलता है। तो आप देखिएगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं बड़ा इजीली कि देखिएगा जब ये शेयर 10 की पी पर रहता है तो एक बाउंस जो है आता है इसमें, अगर बाकी चीजें नहीं हो तो मोस्टली 10 की पी रेशियो से
ऊपर ट्रेड करता है और 10 और 14 में काम करता है। लेकिन जब मार्केट में वर्स्ट के सिनेरियो होते हैं तो ये जो शेयर्स है ये जो है 10 से नीचे भी चला जाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा की नीचे की पी रेशो पे कम रहता है। तो ध्यान रखिएगा जब इसकी पी रेशो बिलो 10 आए यानी कि 60 यानी कि परसेंट हो जाए, मैं ये कहता हूँ अगर 6 या 7 के आसपास की पी रेशो हो तो उस समय इस शेयर्स को लेना जो है उपयुक्त रहता है। उस समय ये एक अच्छी रिटर्न्स जो है ट्रेडिंग के अंदर भी देता है, क्योंकि बहुत मोमेंटम इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। बहुत ऐसा भी समय देखने के लिए मिला जब ये शेयर्स 20 तक की पी रेशो पर भी चला गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करते हैं और वहाँ पर करेक्शन आ जाती है प्राइस के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब 6 to 9 की पी रेशो के बीच में रहता है तो यहाँ पे भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, शेयर्स ऊपर से 10 to 14 की पी रेशो में आता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो करीबन अगर 110 रुपए के आसपास इसके शेयर्स प्राइस आते हैं और 120 और 110 रुपए के बीच में देखिएगा इसमें एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग जो है देखने के लिए मिलती रही है पीछे भी। तो 110 और 120 रुपए के बीच में जो है अगर आप इन्वेस्टर्स या इवन ट्रेडिंग के लिए भी हैं तो यहाँ पर एक पोजीशंस जो है आप देख सकते हैं, लेकिन उस समय बाजार की स्थितियाँ क्या होंगी ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा बिजनेस कैसे इन्होंने ग्रो किया, आप देखेंगे 2006 और 2019 20 करोड़ का रेवेन्यू था इनके पास, ओनली जस्ट 20 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का रेवेन्यू, मैं रेवेन्यू की बात करूं, और आज है 922 करोड़ का प्रॉफिट। जहां पे 20 करोड़ का रेवेन्यू था वहां 922 करोड़ की प्रॉफिट शो करते हैं। आप सेल तो सोचिए कितना टाइम हो गई, तो ये जो जितने टाइम्स इसकी सेल हुई है उसी टाइम्स में इसके प्रॉफिट भी हुए हैं, यानी कि ये खरा सोना साबित हुआ है पास्ट के अंदर। देखिएगा किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। 10 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ थी 41%, 41% की रेट से ग्रो किया। इसका शेयर प्राइस बढ़ा 10%, लेकिन इसका शेयर पिछले 5 साल में अगर किसी भी व्यक्ति ने रखा है तो 42.63% जो है इसको रिटर्न्स मिली। लेकिन रातों की नींद देखिएगा इसने जरूर खराब किया है, क्योंकि शेयर काफ़ी वोलेटाइल रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे शेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग भी बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करना पड़ता है। आपको जो है इस पर हमेशा निगरानी रखनी पड़ती है, गोल्ड के प्राइस को वॉच करना पड़ता है और कंपनी क्या फंड्स को मैनेज कर पा रही है। अगर देखिएगा बॉन्ड मार्केट के अंदर या डेट मार्केट के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स इनको भी फेस करनी पड़ती है। तो सीधी बात है, एक असेट साइड है एक लाइबिलिटी साइड है। तो असेट साइड गोल्ड के प्राइस जो इंपैक्ट करते हैं, लाइबिलिटी साइड का मतलब है कि जब आपको पैसा उधार चाहिए और उधार वसूल करने में या मार्केट से या बैंकों से उधार लेने में जो है दिक्कत हो रही है, यानी कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अगर सिस्टम में है, यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई कम है, तो देखिएगा इनके लिए चैलेंज होता है। अगर वैल्यूशंस के वाइज बात करें तो देखिएगा वैल्यूशंस में भी देखिएगा कंफर्टेबल है ये अपने पीयर्स के मुकाबले में। तो देखिएगा मैं अगर आप पी वैल्यूशंस की बात करूं तो पी वैल्यूशंस के अंदर अगर इस शेयर्स की बात करें तो अपने पीयर्स में सबसे सस्ता है मन्नापुरम फाइनेंस 8.55, बजाज फाइनेंस 38.95, चोला 14.19, सुंदरम 17.92, मुथूट फाइनेंस 16.27, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 10.16। और ये तो पूरा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, मैं तो डाल दिया आपको समझाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा माइक्रो इनका भी है, लेकिन इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 2.19, इसलिए मैं इसको उज्जीवन को मैं कंपेयर नहीं करूंगा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी चोला के बाद देखिएगा ये सबसे, लेकिन इनके पास सिक्योरिटी के रूप में है। तो देखिएगा चोला के पास तो क्या है, वो सभी तरीके के फाइनेंस करते हैं, ऑटो में काफ़ी अच्छा फाइनेंस है उनका, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस किसके अंदर है, गोल्ड के अंदर। तो देखिएगा मैं तो आपको यही बात बोलूँगा कि अगर यहाँ पे अगर एक अच्छी सी करेक्शन होती है तो वहाँ पर, और इस शेयर्स में लाजमी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत हाई बीटा स्टॉक है और हाई बीटा सेगमेंट होने का मतलब है बहुत तेज़ी से शेयर्स के प्राइस ऊपर या नीचे होते रहे हैं पास्ट में भी। और इसीलिए जो है मैंने आपको जो प्राइस बताया आपको 110 के बिलो में जो है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है और वहाँ पे इस तरीके के शेयर्स को ट्रेडिंग के लिए एक्यूमुलेट करते रहिएगा। और इन्वेस्टमेंट में भी देखिएगा इसने पास्ट में अच्छी रिटर्न्स दी और उम्मीद करते हैं कि ये जो बिजनेस है सिक्योर्ड लोन का, इसमें जो है रिस्क कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स इसमें आगे भी चल के अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन देखिएगा रिस्क और रिवार्ड्स दोनों इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा होते हैं, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।